नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। ये क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है, बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है। आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, सारे चैप्टर क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के बन चुके हैं वीडियो। यदि आपने नहीं देखा तो उन सभी वीडियोज को देखें, आपके एग्जाम के लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर का नाम क्या है? भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारत के राजनीति में, पॉलिटिक्स में किस तरह से नए नए बदलाव आए थे, हम इन चैप्टरों में उन्हीं बातों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 जो इस चैप्टर का, ये इस बुक का पूरा लास्ट टॉपिक होने वाला है, लास्ट चैप्टर होने वाला है और इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके अंदर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड कहता है 1990 का दशक। 1990 के समय में क्या बातें हो रही थी, किन तरह की राजनीति हमारे भारत में चल रही थी और कौन कौन से लोग इस राजनीति में सक्रिय थे, एक्टिव थे, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे आपको। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की मौत, इन सब चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड चीजें अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इंदिरा गांधी की हत्या मैंने आपको पढ़ा दिया था। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद क्या हुआ, तो जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई, किसके द्वारा की गई थी ये भी बताया था। उनके सिख बॉडीगार्ड के द्वारा कर दिया गया था। हत्या क्यों हुआ था? क्योंकि वो ब्लू स्टार जो उन्होंने चलाया ना, इसके कारण सिख समुदाय बहुत परेशान हो गई, उनके अंदर असंतोष फैल गया। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। जी हाँ, उन्हीं के बेटे हैं राजीव गांधी और संजय गांधी। इंदिरा गांधी के दो पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो राजीव गांधी जो थे वो बड़े बेटे थे और उन्हीं को भारत देश का प्रधानमंत्री बनाया गया इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद। और उन्होंने 1984 में हुए लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को भारी जीत दिलाई, बहुत बहुमत मिला। पूरे भारत देश में ये इतिहास का विषय बन गया कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को इतना सारा सीट मिलना, ये अभी तक के इतिहास में एक अपना दर्जा रखता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राजीव गांधी को बहुत ज्यादा बहुमत मिला 1984 के चुनाव में। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने सीट मिले थे इन्हें, तो आप बताएंगे 415 सीटों से इन्होंने इस राजनीतिक पार्टी का उदय किया था। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और इंदिरा गांधी बहुत ही लोकप्रिय नेता थी, बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय थी, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और अचानक से हुए इस तरह के हत्या के कारण पूरे भारत देश के लोग जो है उनके प्रति संवेदनशील हो गए। उनको इतना वोट मिला, ये इतिहास का अमर हो गया। मतलब कि 415 सीटें मामूली बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस बहुमत में थी, 300, 350, 364 ऐसे आती थी। लेकिन पहली बार कांग्रेस के पार्टी में ऐसा हुआ कि उन्होंने 415 सीटें हासिल की और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। 1989 में फिर से चुनाव हुआ। आपको तो पता है 5-5 साल पे चुनाव होता है, तो 84 के बाद फिर 1989 में चुनाव हुआ। आम चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पे कांग्रेस ने बुरी तरीके से हार गई। अगर आपको मैं बताऊं कि कांग्रेस को कितना सीट मिला, तो यहाँ पे कांग्रेस को ना 197 सीट मिली थी। कांग्रेस को जो कुल जीती हुई सीट थी वो 197 थी। अब अचानक से 415 और अचानक से 197, ऐसा क्या हो गया? इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अब जो 1989 में आम चुनाव हुए उसमें किसी भी दल को बहुमत मिला नहीं मिला। मतलब कांग्रेस को ही नहीं, किसी भी दल को, जितने भी राजनीतिक दल सक्रिय थे उन सब में से किसी को भी ना बहुमत नहीं मिला, मतलब भारी मत नहीं मिला कि वो अकेले सरकार बना पाए। इसके बाद क्या हुआ? ऐसे में भारतीय राजनीति में केंद्रीय स्तर पर गठबंधन का युग आरंभ हुआ। इस बदलाव ने राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका में अभिवृद्धि की। अभी तक देखिए, अभी तक क्या हुआ कि हमने ये देखा था राजनीति में कि राज्य स्तर पे गठबंधन होता था, राज्य में दो अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती थी। लेकिन 1989 का जब चुनाव हुआ और किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में ये हुआ कि अब हमारे केंद्र सरकार के अंदर भी गठबंधन का सरकार बनना शुरू हो गया। मतलब केंद्र में जो सरकार बन रही थी, जो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव होना था, उसमें भी अलग अलग पार्टियां मिलकर
सहभागिता दिखा रहे थे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई थी। क्षेत्रीय पार्टी कहने का मतलब है जो अपने क्षेत्र में राजनीति सक्रियता को दिखा रहे थे, जैसे कि बिहार की पार्टी हो गई, केरल की पार्टी हो गई, पश्चिम बंगाल की पार्टी हो गई, ये क्षेत्रीय पार्टी कहलाती है। तो यहां तक आते आते क्या हुआ कि इनका ना बहुत ज्यादा वर्चस्व अपने राज्य में आ गया था, बहुत ज्यादा ये सक्रिय हो गए थे। 1990 के पश्चात क्या हुआ, भारतीय राजनीति में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर पर कोई बड़े बदलाव देखे गए। कब? 1990 के पश्चात बहुत तरह की परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिली है। किन सब चीजों में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर कई सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिन्होंने भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा दोनों ही बदल दी। 1990 के बाद जो बदलाव आए हैं हमारे आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, इसके बाद जो हमारे भारत की राजनीति थी, इसकी दिशा और दशा दोनों बदल गई थी। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। 1990 के बाद प्रमुख बदलाव, अभी जो मैंने आपको राजनीतिक, आर्थिक और ये सारे चेंजेस बता रहे हैं ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1990 के बाद जो मेन चीजें थी, प्रमुख चीजें थी, वो क्या बदला, क्या क्या चीजों में बदलाव हुआ। तो सबसे पहले कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। कांग्रेस प्रणाली याद है, बुक नंबर 1 में हमने आपको डिटेल्स में बताया था कि कांग्रेस प्रणाली क्या है। एक लंबे समय तक कांग्रेस ने जो बहुमत वाला सरकार कायम रखा, 300 प्लस, 350 प्लस, 364 प्लस, तो ये जो बहुमत वाला सरकार था, जो बार बार जीतने की इनकी आदत हो गई थी, इसी को हम कांग्रेस प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात है राष्ट्रीय कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति कैसे हो गई? क्योंकि अब तो कांग्रेस को बहुमत मिल ही नहीं रहा है, अब तो बहुत सारी पार्टियां आ गई थी ना, बहुत सारे अलग अलग पार्टियां केंद्र को मिलकर सरकार बना रही थी, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया था। राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का आया। देखिए मंडल मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे की स्लाइड में आपको उसको डिटेल्स में बताऊंगा कि मंडल मुद्दा क्या है, मंडल आयोग क्या है। तो मंडल मुद्दे का भी यहाँ पे उदय हो गया। राजनीति के अंदर मंडल आयोग आ गया, मंडल मुद्दे पे लोग चर्चा करने लगे, ओबीसी कास्ट को आरक्षण देने की बात होने लगी। तो ये सब सारे जो पॉइंट थे वो 1990 के बाद हुए कुछ प्रमुख बदलावों में से एक है। नई आर्थिक नीति भी आई, नई आर्थिक नीति आई और इस नीति में आपको मैं बता दूं कि विभिन्न सरकारों द्वारा इसका अनुसरण किया गया। देखिए इस समय जो हमारे ये आर्थिक नीति लाने वाले मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, याद रखिएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आर्थिक नीति को लाया था 1990 के बाद, और उनके सरकार के बाद भी जो अलग अलग सरकारें आई हैं उन्होंने भी इस आर्थिक नीति को बरकरार रखा था, क्योंकि उनके द्वारा जो दी गई आर्थिक नीति थी ना वो बहुत ही कामयाब थी, सक्सेसफुल था। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे विद्वान हैं, बहुत ज्यादा विद्वान हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि नई आर्थिक नीति आई जिसमें आपको नई सरकारों द्वारा भी इसका संचालन करते गए, ये नए नए सरकारों द्वारा भी इसका संचालन निर्वाह करते गए। आगे की स्लाइड में लेके चलता हूं। अयोध्या विवाद। अयोध्या विवाद भी एक बहुत बड़ा विवाद रहा है हमारे भारतीय राजनीति में। ये फैजाबाद से शुरू हुई थी। अब आपको मैं बता दूं कि दिसंबर 1992 में, जिसे आज हम अयोध्या के नाम से जानते हैं, वो उस समय फैजाबाद हुआ करता था। इसमें एक बाबरी मस्जिद नाम से जाना जाने वाला मस्जिद था, जहां पे मुसलमानों के द्वारा नमाज पढ़ा जाता है या फिर वो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। उनके लिए एक तरह से समझिए कि ये मंदिर था। तो बाबरी मस्जिद था कहां? अयोध्या में, जो पहले फैजाबाद था। 1992 में वहां पे क्या हुआ कि विवादित ढांचे के विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हुआ। वहां जो बाबरी मस्जिद था ना उसे तोड़ दिया गया था, ढा दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। किसे? बाबरी मस्जिद को। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्यों किया गया, किसने किया, किन कारणों से हुआ, तो वो आगे की स्लाइड में आपको डिटेल से बताने वाला हूं। इसके बाद है गठबंधन की राजनीति का उदय। अब अयोध्या जब संकट विवाद चल रहा था उसी समय गठबंधन मतलब कि अलग अलग राजनीति पार्टी के द्वारा मिलके सरकार बनाने के तरीकों को हम गठबंधन का सरकार कहते हैं। जब छोटी छोटी पार्टियां को, सभी पार्टियों को बहुमत मिल नहीं रहा था, तो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी जो थी वो मिलके सरकार बना रही थी, तो उसे हम गठबंधन की राजनीति का उदय भी कहेंगे। दूसरी बात है शाह बानो प्रकरण। देखिए शाह बानो प्रकरण भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये एक मुस्लिम महिला थी,
59 ईयर की थी, जिनको इनके पति ने तलाक दे दिया था, और तलाक देने के बाद जब इनको तलाक दे दिया गया तो इनके 5 बच्चे थे, और इन 5 बच्चों के खर्च चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इनके पति उस समय के एक जाने माने वकील हुआ करते थे, तो इन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और अपने पति वकील साहब पर केस किया। बहुत सारी बातें आई, फैसला आई, उन सभी फैसलों के ऊपर हम आपको आगे की ओर बताएंगे। कैसे राजीव गांधी ने इसमें इंटरफेयर किया, कैसे उन्होंने कानून बदला, किस तरह से साहबानों को न्याय मिला या नहीं मिला। तो साहबानों का जो टॉपिक है ना, वो आगे हमने ऐड किया है पूरे डिटेल्स में, आगे हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब नई आर्थिक नीति जो मैंने आपको बताया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, उसे एक बार डिस्कस करते हैं। 1991 में क्या हुआ, श्री पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपको पता है 1991 के बाद, मतलब राजीव गांधी के मृत्यु के बाद, क्योंकि इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी और 1991 के समय में राजीव गांधी को भी मार दिया गया था। तो उसके बाद श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, और इनके वित्त मंत्री किसको बनाया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जी हाँ, ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह है जो हमारे भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं कांग्रेस के कार्यकाल में। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो आर्थिक नीति लाया ना, आर्थिक नीति लागू किया, जिसके बाद आने वाली सभी सरकारों ने, जो भी सरकार आई, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, फलाना ठिकाना XYZ कुछ भी हो, उन सभी ने इस नीति व्यवस्था को लागू रखा, हटाया नहीं। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कुछ अच्छी आर्थिक नीति लाया था, जिससे हमारे देश को प्रोग्रेस मिलने वाला था। इस नीति में अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया था। कौन सी नीति आया, आपके मन में हो रहा होगा ना। ठीक है, अगर कोई सरकार नहीं हटा रही है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी कौन सी नीति लेके आ गए थे, तो उन्होंने जो नीति लाया उसमें उदारीकरण और निजीकरण पर बल दिया गया था। यह था हमारा नई आर्थिक नीति जो 1991 में प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व की समाप्ति। अब बहुदलीय पार्टी आ गई थी। अब अकेला कांग्रेस का वर्चस्व नहीं था हमारे भारत देश के। अकेले कांग्रेस पार्टी ही हमारी सरकार को नहीं चला सकती थी, क्योंकि लोग, जो भारत की जनता थी, वो कांग्रेस को भी बहुमत कहां दे रही थी। कांग्रेस की सीटों को देखिए, 1989 में सिर्फ और सिर्फ 197 सीट आया। सरकार बिल्कुल अल्पमत में था। अल्पमत कहने का मतलब है इसे मत ही नहीं प्राप्त हुआ। वहीं आप उससे पहले 1984 का देखें तो कहां 415 सीट, पूरे देश के इतिहास को बदल दिया, और अभी तक का इतिहास नहीं टूट पाया है। भले ही नरेंद्र मोदी का लहर आया है, लेकिन उन्होंने भी 415 सीटों वाला आंकड़ा पार नहीं किया है। भले ही वो बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा बवंडर जो राजीव गांधी ने लाया था, इतना बड़ा बवंडर नहीं आया था। लेकिन एक बात यहां पे आप कह सकते हैं, ये बवंडर सहानुभूति वाला था। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद लोगों को सहानुभूति हो गई थी राजीव गांधी के प्रति, इसीलिए उन्होंने इतना वोट दे दिया। अगर राजीव गांधी वाकई में अच्छे नेता होते तो उन्हें अगले चुनाव में 197 सीट नहीं आता ना, उनको भी 400 प्लस, 350 प्लस या 300 प्लस तो आता। लेकिन ये सहानुभूति की राजनीति हो गई थी। लोग सहानुभूति के कारण 1984 के चुनाव में राजीव गांधी को बहुत सारे मत दिए और उन्हें 415 सीटें जीती। देखिए 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हो गई। जब चुनाव हुआ तो उसके बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। उन्होंने अलग अलग छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन किया और फिर सरकार बनाया। क्षेत्रीय दलों ने अहम भूमिका निभाई। देखिए अब क्षेत्रीय दल एक बार मैं आपको समझा देता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रीय दल क्या होता है, आपको पता है ना कि बिहार में लालू यादव है, नीतीश कुमार है। आप वहां साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु में तो डीएमके है। बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टी हैं। और इन, अब जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं ना, तो केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी सरकार है, ये तो एक प्रकार से दिल्ली का क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस तरह की अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी होती, बहुत सक्रिय हो गई थी, क्योंकि ये अपने राज्य के बारे में ज्यादा सोच रही थी। इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियों का भी दबदबा अपने राज्य में बढ़ता जा रहा था। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा गठबंधन का युग। जो गठबंधन के युग को समझने के लिए आपको समझना है कि जब एक बड़ी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है, पूरा वोट नहीं मिल रहा है, जनमत का साथ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेंगी, छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर अपनी पार्टी का एक सरकार बनाएंगी। समझ में आ गया।
कांग्रेस के हार के साथ, जब कांग्रेस हार गई उसके बाद भारत की दलीय व्यवस्था में उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। दलीय व्यवस्था का मतलब राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिक्स में कांग्रेस का प्रभुत्व जो था, वर्चस्व जो था, वो समाप्त होने लगा था, क्योंकि उसे अब वोट नहीं मिल रहा था, जनता का साथ नहीं मिल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हो गया। कोई एक जो था पॉलिटिक्स वाली पार्टी, राजनीतिक दल अब शासन नहीं कर पा रही थी, बहुत सारे अलग अलग राजनीतिक दल मिलके तब जाके बहुदलीय पार्टी के साथ अपना शासन प्रभुत्व जमा रहे थे। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों के निर्माण में, जब केंद्र में सरकारें बन रही थी, प्रधानमंत्री के चुनाव की बात आई, उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया। क्षेत्रीय दल के जो राष्ट्रीय नेता, मतलब क्षेत्रीय दल के जो नेता थे या क्षेत्र दल का जो राजनीतिक क्षेत्र था, उसमें जो लोग जीत के आए थे उनका महत्व बढ़ गया। 1989 के चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। 1989 के चुनाव के, मैं बार बार बोल रहा हूं, 1989 के चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को XYZ, किसी भी पार्टी को बहुमत ही नहीं प्राप्त हुआ, बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, वो अकेले सरकार नहीं बना सकते थे। इसलिए क्या हुआ, 1989 के बाद यहां पे बहुदलीय पार्टी का निर्माण होना शुरू हो गया, बहुदलीय गठबंधन शुरू हो गया, और इन चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बने राष्ट्रीय मोर्चे ने भाजपा वाम मोर्चे के समर्थन के गठबंधन की सरकार बनाई। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। 1989 के चुनाव के बाद गठबंधन का युग प्रारंभ हो गया, ओके है। चुनाव के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों ने मिलकर राष्ट्रीय मोर्चे ने, जनता दल याद है ना, जनता दल ये मोरारजी देसाई के समय में, इमरजेंसी के समय में बना था, जब सारे नेता जेल से बाहर निकले थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है, जनता दल और भारतीय जनता दल ये क्या दोनों एक पार्टी है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग है। जनता दल, जनता पार्टी अलग है और भारतीय जनता पार्टी अलग है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। अब इन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय मोर्चे का निर्माण किया, क्योंकि बहुमत तो था नहीं, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर एक दल बनाया जिसका नाम रखा राष्ट्रीय मोर्चा, और इसमें भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन के गठबंधन की सरकार बनाई गई। यहाँ पे सरकार तो बन गई, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यहाँ पे भाजपा और वाम मोर्चा जो थे ना, उन्होंने राजनीति में भाग नहीं लिया था, कैबिनेट के मंत्री नहीं बने थे। इन्होंने कहा समर्थन है मेरा, आप देश का काम कीजिए, लेकिन हम किसी भी मंत्री पद को स्वीकार नहीं करेंगे, हम कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं। 1998 से क्या हुआ, 2004 तक, 1999 से 2004 तक क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही, और इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री है। कब से? 1998 से 2004 तक किसकी सरकार रही? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे और जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार रही। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताइएगा। 1998 से 2004 तक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और इन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा अपनी सरकार को बनाए रखा। इस तरह से आपने गठबंधन का युग भी समझ लिया। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। इस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे। जी साहब जी। अब क्या हुआ, 2004 में चुनाव जो हुआ उसमें कांग्रेस का प्रभुत्व आया, उन्होंने 2004 से 2009 तक शासन किया, फिर 2009 से 2014 तक शासन किया, और इस समय कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये नाम है इस गठबंधन का, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार रही। और इन दोनों कार्यकालों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो उस समय के वित्त मंत्री भी थे, वो अब जाके हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन गए। 2014 में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, 2014 में आपको पता है कि बीजेपी की सरकार आ गई थी, नरेंद्र मोदी की भारी जीत हुई थी, बहुत बहुमत से इन्होंने जीता। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचते हुए, इन्होंने भी एक इतिहास रचा है, 30 साल के बाद, पूरे 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, परंतु चुनाव पूर्व गठबंधन की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त अभियान 21 राज्यों में चल रहा है। अब यहां पे एक मैं बात बता देता हूं, जो बीजेपी था ना,
इसका गठबंधन है एनडीए के साथ। एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझिएगा कि बीजेपी का समर्थन है एनडीए के साथ, दोनों ने मिलकर गठबंधन किया है और ये सरकार बनाए हैं। तो ये उस समय से है जब ये बीजेपी या भारतीय जनता दल आप कहिए सरकार में नहीं थी, हार रही थी, तब भी एनडीए ने इसका सपोर्ट किया। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में पूरे भारत देश ने बीजेपी को सपोर्ट किया तो इन्होंने क्या किया, अपनी पुरानी दोस्ती को बनाते हुए एनडीए के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी। ये नहीं कि बुरे दिन में वो मेरे साथ था तो अच्छे दिन में उसको हम भगा देंगे, अच्छे दिन में भी इन्होंने एनडीए को अपने साथ रखा। और यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस मुक्त जो अभियान चलाया था वो फिलहाल 21 राज्यों में सफलतापूर्वक चल रहा है। 21 राज्यों में क्या है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता मतलब बीजेपी की पार्टी की सरकार है, या फिर कहिए आप एनडीए गठबंधन वाली सरकार है। 1989 से अब तक केंद्र में 11 सरकारें रही है। 1989 से अभी तक केंद्र में 11 सरकारें रही हैं, सभी गठबंधन सरकारें रही हैं, कोई भी पूर्ण बहुमत के साथ नहीं रहा, सभी जो है वो गठबंधन के साथ रहा है। नेशनल फ्रंट 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट 1996 से 97 में, एनडीए 1998 से 2004 और यूपीए 2004 से 2014 तक। ये इनके गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन का सरकार है। और इस तरह से इन्होंने गठबंधन मिला के कहां तक, 2014 तक, जब तक कि नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें नहीं बनाई, तब तक का ये काला चिट्ठा है कि किसने किसके साथ गठबंधन किया, कितने दिनों तक वो देश में केंद्र के अंदर सरकारें बनाए और कौन से प्रधानमंत्री कितने कार्यकाल तक रहे। ज्यादातर आप इसमें देखिए तो पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ही रहे, ज्यादातर कार्यकाल इन्हीं का ज्यादा रहा है, क्योंकि 2 बार इधर मनमोहन सिंह ही जीते, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो इस तरह से आपने ये पूरा ब्रह्मांड इसका समझ लिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। गठबंधन सरकारों के उदय के कारण क्यों हुआ गठबंधन सरकार का उदय, ये गठबंधित सरकार जो बन रही थी इसका उदय, इसका जन्म क्यों हुआ, इसका जन्म हुआ राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना, जो व्यापक तरीके से पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, वो चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये कमजोर हो रहे थे। ये धीरे धीरे इनकी पकड़ ढीली हो रही थी जनता के ऊपर, या फिर आप ये कह सकते हैं इन्होंने जो वादा किया था जनता को वो ये पूरा नहीं कर पा रहे थे, ये जनता को किए हुए वादे पे खड़े नहीं उतर रहे थे, इसलिए जनता इनसे मुंह मोड़ रही थी। इसलिए कहते हैं राजनीतिक दलों का कमजोर होना। दूसरी बात है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव एवं सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। जो क्षेत्रीय पार्टी जो थी ना, जो छोटे छोटे पार्टी जो अपने राज्य में काम कर रहे थे, इनका प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ये खासकर अपने जनता के लिए सोच रहे थे, ये अपने क्षेत्र के लिए सोच रहे थे, ये अपने राज्य के लिए सोच रहे थे। इसी कारण से जनता समझती थी अरे भाई ये तो हमारे लिए बात कर रहा है, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए बात कर रहा है ना, हमें पानी, शिक्षा, अस्पताल देने की बात कर रहा है, तो हम कहां कांग्रेस के पीछे पीछे घूमेंगे, हम ही पार्टी को साथ देंगे क्योंकि तो हमारी बातें कर रहा है। तो ये भी दूसरा पॉइंट इंपोर्टेंट था, जाति व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय। अब पूरे भारत में आपको पता है विविधता वाला जगह है, यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, तो हर एक आदमी ने, पॉलिटिक्स ने क्या किया, अपने जाति धर्म के, अपने भाषा वाले, अपने समुदाय वाले लोगों को खींचना शुरू किया, जिससे क्षेत्रीय पार्टी का उदय ज्यादा होने लगा और क्षेत्रीय पार्टी के उदय होने के कारण राष्ट्रीय पार्टी कमजोर होने लगी। इस तरह से आपने ये तीनों पॉइंट समझ लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से याद कर लीजिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय। अब जो है, जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, दलित है, कमजोर है, गरीब है, उस सब के लिए जो राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। जब पिछड़ी जातियों के कई वर्गों के बीच कांग्रेस के समर्थन में गिरावट आई, जब पिछड़ी जाति के लोग, ओबीसी वगैरह लोग जो थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देना बंद कर दिया, हाथ पीछे खींच लिया, उसके बाद क्या हुआ, गैर कांग्रेसी दलों को अपना समर्थन पाने का जगह मिल गया। जो कांग्रेस से बाहर थे उनको मौका मिल गया कि भैया आप तो ये कांग्रेस को सपोर्ट कर नहीं रहे, तो इनको हम अपने साथ मिला लेते हैं। जो गैर कांग्रेसी थे, जो कांग्रेस में नहीं थे, उन्होंने इसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जनता पार्टी, जनता दल पार्टी नहीं, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई वाली पार्टी, जेपी नारायण वाली पार्टी के कई घटक जैसे भारतीय क्रांति दल और संयुक्ता पार्टी के पास ओबीसी के कुछ वर्गों के बीच एक शक्तिशाली ग्रामीण आधार था। कौन सी पार्टी?
देखिए, भारतीय क्रांति दल और संयुक्ता पार्टी के पास ओबीसी के वर्गों के, मतलब जो ये दलित लोग थे, इनको अपने ओर जोड़ने का एक बहुत बड़ा आधार मिल गया। ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने लगे। मंडल मुद्दा आ गया, मंडल मुद्दा आ गया। मैंने आपको बताया था कि मंडल मुद्दा मैं आपको आगे समझाऊंगा। 1978 की बात है। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने, किसने? जनता पार्टी सरकार ने पिछड़ा आयोग का गठन किया था। पिछड़ा आयोग मतलब ऐसे लोग जो गरीब हैं, निचले स्तर के हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनको पढ़ाई, शिक्षा, दवाई सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, उनको मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ओबीसी टाइप के आदमी, उन्होंने अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद, उसके जो अध्यक्ष बनाया गया, किसने बनाया? जनता पार्टी ने। कब बनाया? 1978 में। क्या बनाया? पिछड़ा आयोग बनाया। पिछड़ा आयोग बनाने के बाद उसके अध्यक्ष किसको बनाया? अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को। इसलिए इसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल को इसका चेयरमैन बनाया और उनके टाइटल में मंडल था, इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें। मंडल आयोग क्या चाहता था, क्या उसकी मंशा थी, किन कारणों से मंडल आयोग का निर्माण हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दो। जो गरीब है, जो दबे कुचले हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको सही तरीके से ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है, उनको सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब में 27% का आरक्षण चाहिए। मतलब कि उसको आरक्षित कर दे 27%। आरक्षण के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको आरक्षण के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो दे देंगे, जिससे आप आरक्षण के बारे में समझ सकते हैं। भूमि सुधारों को पूर्णतः से लागू करना। जो भूमि सुधार वाला, जो इंदिरा गांधी लेके आई थी भूमि सुधार कानून, उसको फिर से लागू करना था। किसने कहा? मंडल आयोग की सिफारिश थी। मंडल आयोग ने कहा कि भूमि सुधार को फिर से दोहराओ। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, जो 1990 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, पीवी सिंह नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने, सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा ठीक है, मंडल आयोग ने जो भी सिफारिशें की हैं, ये ऊपर वाले, उसको लागू कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हो गया। देखिए, अब ये 27% आरक्षण की बात हुई ना, इसमें पूरब के साइड तो भैया बहुत सारे हिंसक झड़प होने लगे। कई सारे बच्चों ने आत्मदाह कर लिया। सबसे पहले तो हमारे दिल्ली से ही शुरू हुआ था। डीयू से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक बच्चे ने आत्मदाह की कोशिश की थी, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं, आरक्षण नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आरक्षण क्यों चाहिए? जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उसे आरक्षण की क्या जरूरत है? वो कंपटीशन फेस करके सामने आए। तो इस तरह से कई जगहों पे जो है वो देश के विभिन्न भागों में इस आरक्षण को लेके, मंडल आयोग को लेके सिफारिश जो हुई कि इसे लागू किया जाए, तो विरोधी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, हिंसा पे लोग उतारू हो गए। आगे की स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं। क्रियान्वयन का परिणाम। आरक्षण की बात हो गई, नरसिम्हा राव की सरकार ने इसे लागू करने के बाद बढ़ाया। देश में हिंसक झड़प होने लगा, देश में लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, बहुत सारे जगह पे लोग मारे गए, आत्मदाह करने की कोशिश किए। आरक्षण के विरोध में, मैंने आपको बताया ना, उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुआ, बहुत सारी लड़ाइयां होने लगी। गोली, पिस्तौल, बम, बारूद, लाठी, सोटा, लोग सड़क पे उतर गए। इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सरकारी संपत्ति को नुकसान आदि भी शामिल है। छात्रों ने क्या किया? सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, धरना किया, प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, इस मंडल आयोग के सिफारिश को न लागू करने के लिए। उनका कहना था कि ये सारी चीजें लागू नहीं होगी। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवा एवं छात्रों द्वारा आत्मदाह तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। जी हाँ, वैसे छात्र जो बेरोजगार थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, उन लोगों ने क्या किया? आत्मदाह तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं करने लगे। मैंने अभी आपको बताया था, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया गया। दिल्ली से शुरू हुआ था। नाम क्या था? राजीव गोस्वामी। इन्होंने आत्मदाह, खुद को तेल वेल डाल के, पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश करने लगे सरकार के इस फैसले पे। विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर, जो विरोधी थे, जो हिंसा कर रहे थे, जो झड़प कर रहे थे, जो हड़ताल कर रहे थे, उनका तर्क था, वो ये कह रहे थे कि आरक्षण समानता का अधिकार के खिलाफ है। आप एक तरफ हमारे संविधान में कहते हैं कि हम भारत में सभी लोग एक समान हैं,
एक समान होने के बाद ये आरक्षण क्या? ये आरक्षण अगर आप दे रहे हैं इसका मतलब आप भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, समानता को खत्म कर रहे हैं। हमारे भारत के अंदर तो सभी लोग एक समान है। तो जब समानता का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि हम सभी भारत के नागरिक एक समान है, तो अगर आप 27% आरक्षण दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं? असमानता फैला रहे हैं, जाति को बदल रहे हैं, जाति को तोड़ रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को तोड़ रहे हैं। ये मानना था विरोधी दल का। उन्होंने कहा कि 1900, लेकिन देखिए अब इन सब बातों का उस समय के कांग्रेस के सरकार पे कोई असर नहीं हुआ और 1993 के तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा ये सिफारिशें लागू कर दी गई। मंडल आयोग की सिफारिशें देश में लागू कर दी गई। जो मांग था 27% आरक्षण का, लागू कर दिया गया। भूमि सुधार की जो बात हुई थी, लागू कर दी गई। इतने हिंसा के झड़प होने के बाद भी कांग्रेस का वर्चस्व और दादागिरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता के भावनाओं को दरकिनार करके, जनता के सोच को तोड़ के, जनता के इन हड़ताल और इनके प्रयासों को खत्म करके इन्होंने अपना यहाँ पे दादागिरी दिखाया और 1993 में उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने बिना जनता को देखे सोचे समझे इसको लागू कर दिया। आगे की स्लाइड में मैं पढ़ना चाहूंगा, अयोध्या विवाद आ गया। अब अयोध्या विवाद को ध्यान से समझिए। अयोध्या विवाद क्या है? इससे पहले हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था, लेकिन अब हम इसको पूरे डिटेल्स में जानेंगे। 16वीं सदी में, 16वीं सदी का बात है, आज का ये 1993, 1980, 1870 का बात नहीं है। 16वीं सदी, 1600 में चलिए, बहुत पीछे चलिए, 1600 सदी में क्या हुआ? मीर बाकी द्वारा अयोध्या में बनवाई मस्जिद। अब देखिए मीर बाकी कौन है? आपके मन में क्वेश्चन आया कि भैया मीर बाकी कौन है, कहां से आ गया? तुम अचानक से यार ये राजनीति पढ़ाते पढ़ाते नरसिम्हा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी में कहां से ले आए? तो मीर बाकी जो था वो बाबर का सेनापति था। याद रखिएगा, बाबर का सेनापति था मीर बाकी। इसने अयोध्या में मस्जिद के बारे में कहा गया कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। यह मामला अदालत में गया। जब बताया गया कि मंदिर को तोड़ के ये मस्जिद बनाई गई, तो ये मामला हिंदू के लोगों ने लेके अदालत पहुंचे और 1940 के दशक में ताला लगा दिया गया। 1940 में कानून के अदालतों ने कहा कि भैया इस पे ताला लगाओ, बहुत बड़ा संवेदनशील मैटर है। देश के दो धर्म के लोग, हिंदू और मुसलमान, आपस में एक दूसरे के सामने हो जाए तो ये देश का संवेदनशील मैटर हो जाता है। तो अदालत ने इस संवेदनशीलता को देखते हुए क्या कहा, ये लड़ाई झगड़ा मत कर रहे बाबू, इसको ताला लगा दे। मस्जिद पे ताला लगा दिया गया। ठीक है, ताला लगने के बाद क्या हुआ? बाद में जब ताला खुला, अब बाद में कैसे खुला ये एनसीईआरटी ना बड़ा छांट के पढ़ाता है। हम बताते हैं, फैजाबाद के कोर्ट ने आदेश दिया कि ताला को खोला जाए। ये कोर्ट, कानून, ये सब किसका गुलाम है? नेताजी का, पॉलिटिक्स का। ये सब उन्हीं के गुलाम है। एक नेताजी आए तो कहे ताला लगा, दूसरा नेताजी आए तो कहे ताला खोल दे। ताला खोल दिया, फैजाबाद कोर्ट ने कहा ताला खोल दे, ताला खुला। तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई। अब तो हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, पंजाबी सिख, क्या क्या होने लगा। हम हिंदू, हम मुसलमान, हमारे साथ आओ, हिंदू भाई हमारे साथ आ जाओ, मुसलमान भाई मुसलमान वाले भाई के साथ। खूब वोट बैंक की राजनीति हुई। ये राजनीति ना इतनी गंदी चीज है ना कि अपने वोट लेने के लिए क्या क्या किस हद तक गिर सकते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ, आप जो सोच रहे हैं ना, मैं वही बात कह रहा हूं, ये वहां तक भी जा सकते हैं। और वोट लेने के लिए इन्होंने क्या किया? वोट बैंक की खूब राजनीति की और 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद के ढांचा को तोड़ दिया गया। देखिए मैं फिर से कहता हूं, एनसीईआरटी बड़ा कटिंग पटिंग पढ़ाता है यार। ये कैसे तोड़ दिया गया? ऐसे थोड़ी तोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार को यह बोला कि आपका काम है कि बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखने का काम राज्य सरकार का है। लेकिन यहां पे राज्य सरकार किसका? बीजेपी का। और बीजेपी आप तो अब समझ ही रहे होंगे ना कि अभी तक आते आते ये एक हिंदूवादी संगठन की तरह से उभर रहा है। हिंदू के सपोर्ट में इसको दिखाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के ऐसे काम हैं जिससे अगर अनुमान लगाया जाए तो कहीं ना कहीं आपको हिंदू संगठन के सपोर्टर दिखेंगे ही आपको। ठीक है, ये तो राजनीति की बात है। लेकिन यहां पे मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस समय के बीजेपी के सरकार, जो
उस समय उत्तर प्रदेश में थी कि आपको बाबरी मस्जिद को सुरक्षित रखने का काम है, ठीक है, कह दिया। लेकिन इसके बाद भी क्या, दिसंबर 1992 को मस्जिद के ढांचा को तोड़ दिया गया। इसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली और 1993 में मुंबई में भी दंगे हुए। विवाद की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन हुआ। इस विवाद के जांच के लिए जिस आयोग का गठन हुआ उसे लिब्रहान कहते हैं। 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान से याद रखिए। अब देखिए यहां पे तो विवाद हुआ, जब आप किसी धर्म के संगठन को अगर हिंसा या फिर चोट पहुंचाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हिंसा तो होगी। हिंदू मुसलमान के बीच में खूब लड़ाइयां हुई, मुंबई में हुई, आगे मैं आपको गुजरात वाले भी हिंसा के बारे में बताऊंगा, खुद उत्तर प्रदेश में हुई, बिहार में हुई, पश्चिम बंगाल में हुई, यहां तक कि बेंगलोर मतलब कर्नाटक तक ये हिंसा हुई थी। बहुत जगहों पे हिंसाई झड़प हुई, लाखों लाख लोगों को आहत हुआ, घायल हुए, मारपीट हुआ। इस तरह से इस कमेटी को जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई गई ना उसे लिब्रहान आयोग कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। ये अयोध्या विवाद था, देखिए बहुत सारी जानकारी मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि हम सिलेबस के लिए पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। अगर आपको इच्छा है कि आप पूरा अयोध्या विवाद जानना चाहते हैं, अयोध्या मैटर क्या है, फैजाबाद विवाद क्या है, ये बाबरी मस्जिद विवाद क्या है, राम मंदिर विवाद क्या है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम स्पेशल एक वीडियो और इस पूरे टॉपिक का ब्रह्मांड ऐसे हिला के बताएंगे आपको कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आपको जानने की इच्छा है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए अब अयोध्या विवाद के आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोधरा कांड भी आ गया भाई साहब। ये गुजरात का गोधरा कांड भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, समझिएगा। 26 फरवरी 2008 के गोधरा स्टेशन, गोधरा क्या है, गोधरा कांड कैसे नाम रख दिए है? गोधरा जो है वो गुजरात का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहां पे रेल चुक 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 आके करके रुकती है। उस स्टेशन का बात है कि गोधरा स्टेशन पर क्या हुआ, साबरमती एक्सप्रेस, एक ट्रेन का नाम है साबरमती एक्सप्रेस, उसने क्या किया, कार सेवक को, अच्छा ये फिर एक नया टॉपिक आ गया, कार सेवक क्या होता है। तो कार सेवक में बता दूं ये वही कार सेवक हैं जो उस समय राम मंदिर के निर्माण के लिए मुद्दा उठा रहे थे। और साबरमती एक्सप्रेस है वो गुजरात के गोधरा स्टेशन पर रुकी और साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवक की एक बॉगी में आग लग गई, जिसमें कार सेवक बैठे हुए थे जो वहां से आए थे, उसमें आग लग गई और यह संदेह किया गया कि बॉगी में आग मुसलमानों ने लगाया है, मुसलमानों द्वारा इस बॉगी में आग लगाया गया है। अगले दिन गुजरात में बड़े पैमानों पर मुस्लिम के खिलाफ हिंसा हुई। यह 1 महीने तक चला और 1100 व्यक्ति मारे गए। देखिए 1100 व्यक्ति का जो आंकड़ा है ना, ये सरकारी आंकड़ा है और आपको पता है कि सरकारी आंकड़े में कितना गोलमाल होता है। बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये 1 महीने तक कंटिन्यू गुजरात में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में पूछा कि उस समय की बीजेपी की सरकार वहां पे क्या कर रही थी जो 1 महीने तक ये कांड चलता रहा। जवाब आया। गोधरा कांड का अभी तक चैप्टर चल ही रहा था कोर्टों में। तो यहाँ पे आप गोधरा कांड को समझने के लिए समझिए कि 26 फरवरी 2002 की बात है, जब साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के गोधरा स्टेशन पर आकर ट्रेन को रोकती है। एक बॉगी में कार सेवक बैठे हुए थे, उस कार सेवक के बॉगी में आग लग गई। ऐसा बताया गया कि ये आग जो है मुसलमानों ने लगाया है। उसके बाद अगले दिन से ही पूरे गुजरात में हिंसक झड़प हो गई, हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद हो गया, बहुत सारे मुसलमानों को मारा गया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं ये टोटल 30 दिन तक चलता रहा। पूरे गुजरात में ये दंगा पूरे 30 दिन तक चलता रहा। अब मैंने आपको उस समय बताया था ना कि शाहबानो प्रकरण बताऊंगा, आ गई शाहबानो प्रकरण। शाहबानो प्रकरण क्या है, क्यों इतना चर्चा का विषय है? शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी, मुस्लिम महिला थी शाहबानो, जिसे तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। उसके पति ने, शाहबानो के पति ने मना कर दिया कि मैं गुजारा भत्ता नहीं दूंगा। मुसलमानों में तो पहले ऐसा होता था ना कि पति कहीं से फोन कर दे, तलाक है तलाक है तलाक है, हो गया तलाक। क्या मतलब है बे? अबे साले ये तलाक है तलाक है तलाक है क्या होता है? क्या है ये सिस्टम? तुम शादी करने समय बड़ा प्यार से लाए थे और फोन पे मुंह से कुछ भी बोल दिए 3 बार तलाक है तलाक है तलाक है, तो वो मतलब खत्म हो गया। ऐसा कानून है मुसलमानों में। तो शाहबानो तो आपको मैंने बता दिया, एक मुस्लिम महिला थी, इनके तलाक के बाद पति ने गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया कि पैसे वैसे नहीं दूंगा, जैसे जीना है जी। और आपको पता है उस समय शाहबानो के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों का गुजारा, खुद उम्र इनका 59-60 के आसपास हो रहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता के तहत शाहबानो को पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दे दिया। अदालत ने, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसे ना होगा, आप इसको गुजारा भत्ता दीजिए।
ये अब वृद्ध हो चुकी है, 5 बच्चों का कहां से पालन पोषण करेगी। और जानते हैं इसका पति कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, एक बड़ा मुल्ला था, वकील था। हाँ, वकील था इसका पति। कहा कि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। कोर्ट ने कहा देना पड़ेगा। अनुच्छेद 44 के तहत इन्होंने पति को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। लेकिन यहां से हमारी राजनीति थोड़ी गंदी हो जाती है भैया, समझ के चलिएगा क्या राजनीति गंदी हुई। आगे के स्लाइड में बढ़ते हैं, सहमति के मुद्दे। अब देखिए एक ये मुद्दा अलग है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, लेकिन यहाँ पे जो साहबानों वाला प्रकरण हुआ ना, उसमें राजीव गांधी का इंटरफेयर हो गया। राजीव गांधी इंटरफेयर कर दिए, इसी कारण से तो इनकी ये हालत हो गई। मुस्लिम समुदाय इनके खिलाफ हो गया कि भाई ये हमारी संस्कृति है। पति कह सकता है तलाक है, तलाक है, तलाक है तो तलाक हो जाएगा। पति कह सकता है आजा 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 तो हम आ जाएंगे। पति कहेगा चला जा चला जा चला जा तो हम चले जाएंगे। ये कौन सा शादी है भैया? इस शादी है कि हमारे यहाँ वो कहावत है, इस सगाई है कि ठड़ सगाई है? क्या है ये सगाई है कि ठड़ सगाई है? मतलब मुंह से सब चीज मुंह से होता है क्या? अरे ठीक है कुछ काम होता है, लेकिन सब काम मुंह से नहीं ना होता है। अपने मुंह से कह दिया तलाक है। अरे बड़ी गंदा इनका संस्कृति है यार। किसी महिला को आप बीच रास्ते में ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जब उसके पास 5 बच्चे और वो खुद ही वृद्ध महिला है, आपका दिल किसी 16 साल की लड़की पे आ जाए तो आप 16 साल की लड़की से शादी कर लो। वाह, बहुत बढ़िया है आपकी संस्कृति, बहुत बढ़िया है। देखता हूं मैं ये पाकिस्तान के मुल्लों को 4-4 बीवियां रखने के बाद भी 16-17 साल की लड़कियों से शादी करने का इनका शौक गजब का है। और फिर ये क्या कहते हैं, हूर प्राप्त होगा। अबे साहब तू हूर नहीं प्राप्त होगा, तो लंगूर प्राप्त होगा। सहमति के मुद्दे पे हम अब बात करेंगे। अगला टॉपिक जो है सहमति का मुद्दा। विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे निम्न प्रकार से हैं। कौन से प्रकार से? निम्न प्रकार से। नई आर्थिक नीति पर सहमति हुई। मनमोहन सिंह जो नीति लाए थे ना, जो उन्होंने लाया कि उदारीकरण और निजीकरण पे जो बल दिया, उस पर सभी लोग मतलब सहमति दे दिए। कोई भी पार्टी है, कोई भी सरकार, सबने उसको लागू रखा, सहमति भी दिया। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकृति मिला। जो पिछड़ी जाति थी, ओबीसी वगैरह थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, जो नीचे तबके के लोग थे, उनके राजनीतिक और सामाजिक दावों को भी स्वीकृति मिला। लोगों ने एक्सेप्ट किया, राजनीतिक पार्टी ने एक्सेप्ट किया। क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी की स्वीकृति मिली। क्षेत्रीय दलों की भूमिका और मतलब जो क्षेत्र के राजनीति चल रही थी, जो नेता लोग क्षेत्र में थे, उनकी भूमिका और साझेदारी को भी स्वीकृति मिली कि अब वो लोग मिलकर गठबंधन का सरकार बना सकते हैं। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी पॉइंटों को याद से रट्टा मार लीजिए, टक से दिमाग में बिठाइए, ताकि टक से एग्जाम में आप लिख पाएंगे। लोकसभा चुनाव 2004 के चुनावों में बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में गठबंधन को हराया और कांग्रेस के नेतृत्व में नया गठबंधन, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में सत्ता के आने के रूप में जाना जाता है। आपको मैंने बताया था ना, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे ना हमारे देश के अंदर, तो मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के होने के समय में हमारा जो कांग्रेस का गठबंधन था वो किसके साथ था? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के साथ था। हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड हमारा कहता है एनडीए 3 और 4। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे बीजेपी का तो गठबंधन का सरकार है एनडीए के साथ, तो 3 और 4 क्या है? इसको समझिए। मई 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व का सरकार है। नरेंद्र मोदी ने जीता पार्टी को, बीजेपी को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और भारतीय राजनीति में लगभग 30 वर्षों के बाद केंद्र को पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार की स्थापना हुई। 30 साल के बाद ऐसा हुआ कि केंद्र में कोई पूर्ण बहुमत का सरकार आया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आए किसको? बीजेपी को। ठीक है, हालांकि एनडीए 3 कहा जाता है, इसे एनडीए 3 कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, एनडीए 3 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई। कहां? केंद्र में। इसे हम एनडीए 3 के नाम से जानते हैं। 2014 की भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन, समझिएगा 2014 में जो भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन था, वो गठबंधन की सरकारों से काफी हद तक अलग था। पहले की भी गठबंधन थी एनडीए के साथ और अब भी हुई थी, लेकिन अब इनके कुछ कार्यविधि, सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता अलग थी। जहां पिछले गठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय दलों में से एक ने किया था, वहीं एनडीए 3 गठबंधन को न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी यानी भाजपा द्वारा संचालित किया गया, यह भी लोकसभा में अपने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का प्रभुत्व था। इसी अवशेष बहुमत वाला गठबंधन भी कहा जाता है। एक बात एक लाइन में समझाऊंगा, समझ लीजिएगा।
पहले भी गठबंधन की सरकार थी एनडीए के साथ, लेकिन उसका शासन सिर्फ एक आदमी के हाथ चल रहा था। इस बार जो आया इसमें मेन लीड रोल कौन कर रहे थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब भाजपा द्वारा संचालित थी ये, भाजपा इसे चला रही थी, नरेंद्र मोदी इसे चला रहे थे। इसीलिए इसे हम अधिशेष बहुमत वाला भी गठबंधन कहते हैं। अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पूरे एनडीए पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके मेन लीड रोल में भाजपा थी, नरेंद्र मोदी मेन लीड रोल में इसको चला रहे थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। इस अर्थ में गठबंधन राजनीति की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया। जब इस तरह से गठबंधन हुआ तो इसके नेचर में, इसके काम करने के तरीके में, इसके सोचने के तरीके में बहुत ज्यादा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसे एक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से एक पार्टी के प्रभुत्व वाले गठबंधन में देखा जा सकता है। पहले क्या था? पहले तो बहुमत था ही नहीं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। इसीलिए अब क्या है, एक पार्टी के प्रभुत्व वाले गठबंधन के रूप में इसे देखा जा सकता है कि एक पार्टी का प्रभुत्व पूरे देश में है। 21 राज्यों में सरकार बना लेना मामूली बात नहीं है ना। उस समय भी जब कांग्रेस शुरुआत में पूरा आजादी का इसके ऊपर चेहरा था कि हाँ कांग्रेस ने आजाद करवाया, कांग्रेस ने आजाद करवाया, तब भी इनको दिक्कत हो गया था। केरल में इनका सरकार नहीं बन पाया था। केरल में क्षेत्रीय पार्टी का सरकार बना था। बताए थे ना, समझाए थे ना। 2019 में लोकसभा चुनाव आजादी के बाद 17वें ने 543 में से 350 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर बीजेपी की नेतृत्व वाले एनडीए तीसरा ऊपर और चौथा को सत्ता में केंद्र में वापस लिया। अब देखिए 5 साल पे चुनाव होता है। पहला जो हुआ वो हुआ 2019 में क्या हुआ, 543 सीट है टोटल, जिसमें से 350 सीट पर फिर से बीजेपी जीत गई। भारतीय जनता दल पार्टी का जीत हुआ और फिर से ये एक बार केंद्र में सरकार बनाई गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ। इसलिए इसे हम चौथा कहते हैं। तीसरा ऊपर था, चौथा ये है। तीसरा 2014, चौथा ये है 2019। ध्यान से समझिएगा। तो इस तरह से केंद्र में वो वापस आ गई। 2019 में फिर से भाजपा की उथल पुथल, मतलब भाजपा में अब तक उतार चढ़ाव होता गया। मतलब अब भाजपा में समय ऊपर नीचे का हो रहा था, लेकिन क्या हुआ, उतार चढ़ाव के बाद भी सफलता के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिक ने समकालीन पार्टी प्रणाली की तुलना भाजपा प्रणाली से करना शुरू किया। कांग्रेस प्रणाली याद है ना, बहुमत के साथ जीतते जा रहे थे, पूरा दबदबा था, वर्चस्व था, पूरे देश में सरकार थी, इसलिए उन्हें हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। ऐसा है कुछ अब भाजपा के साथ भी हो गया। पूरे देश में इन्हीं का सरकार, 21 राज्यों में सरकार बनाना, एक बार पूर्ण बहुमत से जीतना, दूसरी बार पूर्ण बहुमत से जीतना। तो अब कुछ जो दूरदर्शी लोग थे, कुछ जो सोचने वाले थे, विचारक थे, उन्होंने कहा भैया अब ये लगता है भाजपा प्रणाली आ गई है। पहले कांग्रेस प्रणाली और अब भाजपा प्रणाली। इसके बाद देखिए, जहां भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक बार फिर से कांग्रेस व्यवस्था की तरह एक दलीय प्रभुत्व का युग दिखाई देने लगा। पहले आपको पता है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था हमारे देश पे। जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे गुलाब वाले भैया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वो क्या था उस समय, क्या था, पूरे देश में एक ही पार्टी का वर्चस्व था, कांग्रेस का। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि अब तो लगता है फिर से एक ही दलीय का वर्चस्व हो जाएगा, भाजपा का, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का। क्योंकि पूरे देश में इस तरह से 2 बार शानदार जीत, तीसरी बार शानदार जीत, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं अब भाजपा का दबदबा आ रहा है पूरे देश में। आगे की स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा विकास और शासन के मुद्दे। देखिए यहाँ पे विकास और शासन के मुद्दे जानना बहुत जरूरी है। कुछ बातें इसमें हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य सबका साथ सबका विकास के साथ एनडीए 3 2014 में जब सरकार बना था ना, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री ने नारा दिया था। सरकार के विकास और शासन जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए कई सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई तरह के ऐसे सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे समाज के दबे कुचले वर्ग के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। उसमें जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक है। उज्ज्वला योजना के बारे में आपने सुना होगा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया है ताकि आम आदमी को इससे फायदा पहुंचे। स्वच्छ भारत अभियान, भारत को स्वच्छ करो, नीट एंड क्लीन भारत, स्वच्छ होना चाहिए। जन धन योजना, यह भी नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया।
किसान फसल बीमा योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया। बेटी बचाओ देश बढ़ाओ, बेटी को बचाइए और देश को बढ़ाइए, इसमें हम बहुत बड़ा समर्थन है, क्योंकि बेटी को पढ़ाइए, बेटी को सुरक्षित कीजिए। और आप ये मत समझिए कि बेटा ज्यादा कारगर है और बेटी कम कारगर है। हम बेटा होने के बावजूद भी यही कहेंगे कि जो देश के लिए बेटी कर सकती है ना, वो बेटा नहीं कर सकता है। तो आप बेटी के ऊपर थोड़ा विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। जो भी डैडी हैं, पापा हैं, पिताजी हैं, बाबूजी हैं, वो अपने बेटी के प्रति बिल्कुल प्यार बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि उसे उज्जवल से उज्जवल भविष्य देने का काम करे। वो आप अच्छा पढ़ाई करवाइए उसको, वो आपके लिए बिल्कुल। आप इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना भी शुरू किया, और भी बहुत सारे ऐसे योजना है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए जा रहे हैं आम जनमानस के लिए, लोगों के लिए। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवार, जो गांव में लोग रहते हैं ना, उन परिवारों को, विशेषकर महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनकर प्रशासन को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाना है। देखिए ये बहुत सारी योजनाएं हैं। जब आज इस चैप्टर में बात हो रही थी प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए काम का, तो इसमें देखिए अभी तक तो ये सारे काम बेहतर है, मैं किसी से मतलब खफा नहीं हूँ, सब काम बेहतर है। लेकिन अभी तक का जो सबसे बढ़िया इन्होंने काम किया है, मैंने अभी जब चैप्टर में पढ़ाया तो साहबानों वाली जो टॉपिक आई थी, उसमें ना आपने देखा था कि तलाक वाला एक मुद्दा था। 3 बार बोलिए तलाक हो जाएगा, ऐसा सिस्टम जो था ना, ये गलत था। ये किसी भी धर्म के लिए गलत है। मैं ये नहीं कहता कि मुसलमानों के लिए, अगर कोई डाइवोर्स या तलाक देता है अपनी पत्नी को, तो ये हिंदू धर्म के लिए भी गलत है। क्योंकि जिससे आप शादी करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि पूरे जीवन उसका साथ निभाएं। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा ये 3 तलाक बैन किया गया ना, ये एक अच्छा काम किया। इससे महिलाओं की स्थिति में सुधार आएगा, महिलाओं का प्रोग्रेस होगा, महिलाओं का उत्थान होगा और महिलाएं खुद को सिक्योर फील करेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरे चैप्टर का बवंडर आपका खत्म हो चुका है। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज का ये जो लास्ट वीडियो था ना, ये आपके पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का पूरा खात्मा हो चुका है। सारे वीडियोज बन चुके हैं, सारे के प्लेलिस्ट आ चुके हैं चैनल पे। यदि आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोज को देखें और ध्यान रखें अपना। फिर मैं आपको अगले बुक के साथ, अगले वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।